अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर स्मेरा अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। इस शो में बात होती है आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की और आपकी ओवरऑल वेलनेस की। और अगर हम बात करें वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की, यानी जो हम मनाते हैं 28 जुलाई को हर साल, और ये वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। और ये दिन मनाने का मकसद ये होता है, अगर वर्ल्ड वाइड एक दिन मनाया जा रहा है तो यकीनन बहुत इम्पॉर्टेंस वाला दिन होगा जब भी मनाया जा रहा है। इसका मकसद ये होता है कि डॉक्टर्स को और तमाम लोगों को अवेयरनेस दी जाए। और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इसको इस तरह से करते हैं कि सेमिनार्स के ज़रिए अवेयरनेस दे रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए अवेयरनेस दे रहे होते हैं। और वो बता रहे होते हैं कि क्योंकि जिगर हमारा जो लार्जेस्ट वो है ग्लैंड है, और इसकी सिक्रीशन और इसके जो फंक्शन होते हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ डाइजेशन में ही नहीं बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डॉक्टर्स हमारे बता रहे होते हैं कि स्क्रीनिंग क्यों ज़रूरी है, हेपेटाइटिस किस तरह से ट्रांसमिट होता है और इसकी प्रिवेंशन किस तरह से की जाए। तमाम लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यानी 1.1 मिलियन लोग हर साल इसकी वजह से डेथ उनकी होती है। और अगर हम पाकिस्तान की सिर्फ बात करें तो हर 20 में से एक शख्स हेपेटाइटिस सी की वजह से इन्फेक्टेड होता है और उनकी ज़िंदगी और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही होती है, ख़राब हो रही होती है। इन तमाम चीज़ों की रोकथाम के लिए हम ये दिन मनाते हैं और जानते हैं कि अपनी लीवर की हेल्थ को किस तरह से बेहतर किया जाए। आज हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है, हम हेपेटाइटिस पे बात करेंगे, स्क्रीनिंग किस तरह से की जाए, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये किस तरह से आपके लिए जानलेवा बन जाता है, यानी साइलेंट किलर कब बनता है, क्यों बनता है और इससे बचेंगे किस तरह से। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ एक काबिल डॉक्टर हैं बल्कि आप डिफरेंट प्रोग्राम्स भी उनको देखते हैं, डिफरेंट सेमिनार्स हो, लोगों को अवेयरनेस देनी हो या उनकी काउंसलिंग करनी हो, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और हमारे प्रोग्राम में भी कई बार शिरकत कर चुके हैं और बहुत हेल्दी और बहुत इंटरेक्टिव डिस्कशन रहती है। आम फहम अल्फाज में वो तमाम चीज़ें समझा देते हैं जो कि कोई भी पेशेंट अपने माइंड में सोच रहा होता है, डायरेक्टली डॉक्टर से बहुत बार पूछ नहीं पा रहा होता है, लेकिन क्योंकि डिस्कशन होती है तो उनके बहुत सारे सवालात के जवाबात मिल जाते हैं। बिना किसी ताख़ीर के मिलवाते हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार आवान से, जो कि एक जनरल फिजिशियन हैं और होप फाउंडेशन हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं। आइए मिलते हैं अपने गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और आप बताएं आप खैरियत से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह से हम देखते हैं कि हम 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट कर मतलब ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, उसके हवाले से अवेयरनेस आगाही देने के लिए दुनिया भर में। आप हमारी जो हमारे जितने भी नाजरीन हैं, जितने भी लोग देखने वाले हैं, उनको आप सादा अल्फाज में क्या बताएंगे कि हेपेटाइटिस क्या है? सबसे पहले तो आपने शुक्रिया आपका, आपने इस अहम टॉपिक पे मदद किया। असल में 28 जुलाई को जिस तरह वर्ल्ड वाइड हम हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट करते हैं, इसका मकसद यही है कि लोगों के अंदर हेपेटाइटिस की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दी जाए। बिल्कुल। और हेपेटाइटिस क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, इसके प्रिवेंट किस तरह से हम बच सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर हम ये बार बार सुनते हैं। बिल्कुल। इससे बचने का आसान तरीका क्या है और इससे बचना मुमकिन है या नहीं है, इससे बचने के लिए ये डे सेलिब्रेट हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ताकि आम से आम लोग तक भी ये पैगाम पहुंच जाए कि हेपेटाइटिस क्या है और इससे हम किस तरह इसे हम महफूज और बच सकते हैं। बेसिकली अगर हम अगर शख्स है या कोई बच्चा भी है तो आप उसको किस तरह समझाएंगे कि हेपेटाइटिस क्या है? सिंपल आसान लफ्ज़ में तो ये हेपेटाइटिस जो है वो जिगर की सोजिश है। और आपको पता है कि जिगर जो है वो लिवर हमारी बॉडी का मेन वाइटल ऑर्गन है और लार्जेस्ट ऑर्गन आफ्टर स्किन। इसकी वजह से बड़ा ऑर्गन जो ना सिर्फ मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे रहा होता है, लेकिन हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। जो भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं, नुकसान दे रही होती हैं, उसको वो ख़त्म कर रहा होता है। जिगर की सोजिश, इसको हम मेडिकल में कहते हैं हेपेटाइटिस। इसका मतलब लिवर, टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। जब किसी भी वजह से या वायरस की वजह से या किसी और वजह से जिगर में सोजिश हो जाए, उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। जिसको आम बच्चों में, बड़ों में, जो भी जितने भी लोग उनको आम आसान में ये कह सकते हैं कि जिगर की खराबी, जिगर काम करना छोड़ चुका है। जिगर को जो असल मेन वाइटल ऑर्गन्स है, उसका जो असल काम है वो अपना काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके अंदर सोजिश, इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। और सोजिश के बाद उससे आगे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है वो जिगर का सिकुड़ जाना।
वो आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो हेपेटाइटिस सिंपली इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, जिगर की सोजिश, जिगर की खराबी, जिगर अपना काम सरंजाम नहीं दे रहा, उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। ओके अच्छा, इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो मेनली कितने इसके टाइप्स होते हैं और कौन कौन से टाइप्स इसके होते हैं? हेपेटाइटिस के 5 टाइप्स हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। ओके ये 5 जो है ये तकरीबन सब के सब वायरल ही हैं। वैसे तो हम जॉन्डिस भी पढ़ते हैं, सिंपली वो हेपेटाइटिस ए के कहलाते हैं। फैटी लिवर एक अलग है, जिसमें जिगर की चर्बी, जिगर में सोजिश, वो अलग है। लेकिन हेपेटाइटिस के टाइप्स, वायरल हेपेटाइटिस के टाइप्स वो 5 हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। ओके अगर हम एक्यूट की बात करें और क्रॉनिक की बात करें तो आप किस तरह से इसको कैटेगराइज करेंगे कि एक्यूट कौन से हैं, यानी जो बहुत तेज़ी से आते हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक्यूट हेपेटाइटिस ए जो मोस्ट कॉमनली एक्यूट है, बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। क्रोनिक में जो सबसे ज़्यादा क्रोनिक जो ज़्यादा देर तक रह सकता है और साइलेंट किलर होता है, जो बिल्कुल आराम से वो पहले तो उसका एक ऐसा फेज होता है जिसमें उनको नुकसान नहीं दे रहा होता, काफ़ी देर वो टाइम लेता है, उसके बाद वो फिर अपना इन्फेक्शन, उसके सिम्टम्स नहीं आ रहे होते तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है। मोस्टली क्रोनिक हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस बी आता है। और अगर एक्यूट की बात करें, हेपेटाइटिस ए, ई एक्यूट हैं, डी एंड बी एंड सी क्रोनिक में आते हैं। क्रोनिक को ज़्यादा खतरनाक होते हैं, एक तो वो साइलेंट होते हैं, कोई अलामत नहीं होती, वो बिल्कुल आपकी बॉडी में जड़ पकड़ चुके होते हैं, और 10% ही ऐसे होते हैं जो कि डायग्नोस होते हैं। तो फिर आप क्या समझते हैं कितना मुश्किल होता है फिर वो क्रॉनिक केसेस को सॉल्व करना? सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर है तो क्रोनिक हेपेटाइटिस ही है। उसकी वजह ये है कि पेशेंट को एक तो समझाना, कायल करना कि आपको आप ये टेस्ट करवाएं। वो तो कहता है कि मैं नॉर्मली खा रहा हूँ, मेरा खाना पीना सही है, मुझे बॉडी में पेन नहीं है, मुझे कुछ इशू नहीं है, मैं क्यों टेस्ट करवाऊँ? और इस खौफ से ये टेस्ट भी नहीं करवा, अगर टेस्ट करवाऊँ तो कोई ना कोई बीमारी निकल आएगी। अमूमन जो होगी तो निकल आएगी, ऑब्वियसली। अगर नहीं होगी तो टेस्ट करवाने से तो नहीं होगा ना। लेकिन उनके दिल में ये होता है कि टेस्ट करवाने के बाद हमें कोई नई टेंशन मिल जाती है। उसकी वजह ये है कि शायद वो स्क्रीनिंग से अफोर्ड नहीं कर पाते या अवेयरनेस नहीं है। यही वजह है कि हम 28 जुलाई को अवेयरनेस के लिए ये बार बार ये कर रहे होते हैं कि हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा इसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये साइलेंट किलर है, और जब तक ये साइलेंट है तब तक आपको कोई एक सिम्टम भी नहीं होगी, लेकिन वो अंदर से लिवर को नुकसान देना शुरू कर रही होती है। उसकी वजह से जिस्म के बाकी पार्ट भी अफेक्ट हो रहे होते हैं। पता तब चलता है जब जिगर जो है, लिवर मोर देन 50% ख़त्म हो चुका होता है, इसका नुकसान हो चुका होता है। उसके बाद और इतना बड़ा वो ग्लैंड है, यानी लिवर अगर हम देखें सबसे बड़ा ग्लैंड वही है, और अगर 50% वो डैमेज हो जाएगा तो आपकी बॉडी का जो यानी एक सपोर्टिव पार्ट है वो 50% डैमेज हो जाएगा। उसके बाद 50% डैमेज होने के बाद जिगर जो है सिकुड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो बचता है वो है लिवर ट्रांसप्लांट। तो उससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है, एक्यूट क्रोनिक जो भी आपके हेपेटाइटिस है, अर्ली स्क्रीनिंग। अर्ली स्क्रीनिंग होगी तो जल्दी डायग्नोस होगा, जो जल्दी डायग्नोस होगा तो जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट होगा तो हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकेंगे। और ऑब्वियसली फाइनेंशियली जो कॉस्ट आ रही होती है, एक फाइनेंशियल बर्डन भी होता है, एक इमोशनल बर्डन भी होता है, प्लस आपकी बॉडी जिस तरह से रिएक्ट करती है, आपकी बॉडी को एनर्जी भी चाहिए होती है, एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, आपका एनर्जी इनपुट कम हो जाता है, तो वो डॉक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि उसको सॉल्व करना बड़ा मसला बन जाता है। आप क्या समझते हैं अगर हम क्रॉनिक की बात करें तो कौन सी जो टाइप्स हैं वो ज़्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के हवाले से बात करें? क्रोनिक में सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है वो हेपेटाइटिस बी है। ओके। लेकिन इसकी खुशकिस्मती कहें या इसका बेनिफिट ये है कि इसकी अर्ली वैक्सीनेशन है। ओह ज़बरदस्त। आप अर्ली वैक्सीनेशन करवा दें, 3 डोज होते हैं फ्रॉम जिस दिन वैक्सीन होती है उस दिन डे 1 कहता है। अगर वैक्सीनेशन हो जाए, बूस्टर डोज मिल जाए तो हम काफ़ी हद तक इससे बच सकते हैं। ओके। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन ये कि अगर किसी को हो जाए, इसका ट्रीटमेंट 2 ऑप्शन में हम डिपेंड करता है। जिस टेस्ट के बाद क्वालिटेटिव टेस्ट होता है उसमें हम देखते हैं कि कितना वायरल लोड उसके बाद, अगर वायरल लोड बहुत ज़्यादा वायरल लोड है तो लॉन्ग टाइम लाइफ तक इसकी ट्रीटमेंट चल रही होती है। ओह, यानी मैनेजमेंट करते हैं फिर। यू कांट क्योर, इसको हम क्योर नहीं कर सकते। जो हेपेटाइटिस बी है, क्रोनिक है, ज़्यादा खतरनाक है, इसको आप मैनेज कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। अदर एंड हेपेटाइटिस सी है, वो क्योर हो जाता है 3 से 6 महीने के अंदर। क्योर होने के बाद वो खत्म हो जाता है, उसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ में, जैसे उसको हेपेटाइटिस सी था ही नहीं। ओके। फिर क्या वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं? जी, अगर हेपेटाइटिस सी क्योर हो गया है उसके बाद वो उसकी कई बार वो एंटीबॉडीज में तो पॉजिटिव आ रहा होता है, लेकिन एंटीजीन उसका पॉजिटिव नहीं होता उसकी। और दूसरी वजह ये है कि वो हिस्ट्री शो कर रहा होता है कि आपको वाइट एंटीबॉडीज बॉडी ने डेवलप कर ली हैं, तो वो शो हो रही होती है। लेकिन उसका पीसीआर क्वालिटेटिव दोनों नहीं आएंगे, नॉर्मल आते हैं। इजीली अपने ब्लड डोनेट कर सकता है, इजीली अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है, जस्ट लाइक
someone without hepatitis. ओके तो आपने सुनी डॉक्टर की बात कि कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको ट्रीट कर लेते हैं तो आप एक हेल्दी बीइंग की तरह अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, आप मज़ीद बीमार नहीं रहते हैं। अच्छा डॉक्टर, आपने जिक्र किया कि वैक्सीनेशन भी एक हल है, तो क्या वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन हैं, यानी डिफरेंट जिस तरह से 5 टाइप्स हैं इसके, तो कौन कौन सी टाइप्स के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है? करंटली हमारे पास हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन है, ओके। अमूमन काला पीलिया कहते हैं, येलो जॉन्डिस कहते हैं। ओके तो हेपेटाइटिस ए के साथ हमारे पास जो है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन है। ओके। सी की वैक्सीन नहीं है, सी का क्योर है, ट्रीटमेंट है। ई का भी वैक्सीन अभी ई की वैक्सीन है, लेकिन अभी पाकिस्तान में फिलहाल इतने ज़्यादा वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन उस पर इतना काम नहीं हो रहा। ओके। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन हमारे पास है, अली हम अपने बच्चों को भी वो वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन तो मस्ट है फॉर एवरी पाकिस्तानी, एवरी सिटीजन, ओके। रिगार्डलेस ऑफ एज, क्योंकि इसका क्योर ही नहीं है। मतलब क्योर है ये जस्ट। ये कब लगाए जाते हैं? बच्चों को लगाए जाते हैं, यानी बच्चे पैदा होते हैं तब लगाए जाते हैं, या बड़े भी लगा सकते हैं? बी का बूस्टर तो बाय बर्थ हमारे उसमें ऐड है, बाय बर्थ ऐड है। बाकी वैसे अगर किसी ने नहीं लगवाया तो काफ़ी टाइम हो चुका है, उसको नहीं पता कि मैंने लगवाया नहीं, एक टेस्ट करने के बाद हम अगर उसका एंटीजन नेगेटिव है, ओके। अभी हेपेटाइटिस बी का एंटीजन नेगेटिव है, हम उसको कहते हैं कि इसी दिन आप आज ही पहला बूस्टर लगवा लें। ओके। जो पहला बूस्टर होता है उसको कहते हैं डे 1 या डे 0 कहते हैं। सही। फिर दूसरा बूस्टर जो होगा वो 1 महीने के बाद, और तीसरा 6 महीने के बाद। ओके। 3 डोज लगेंगे, ये किसी भी एज में किसी भी वक्त लगवा सकते हैं। वैसे बाय बर्थ ये हेपेटाइटिस बी का अच्छा, ये सारे लोग लगवा सकते हैं, लाइक डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, यानी हार्ट डिजीज़ के मरीज़ हो, वो तमाम लोग लगवा सकते हैं? अगर हेपेटाइटिस किसी को होता है तो सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो इन्हीं लोगों को होता है जिनका, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होती है ना, इम्यूनिटी पहले मतलब वो वीक की तरफ जा रहे होते हैं, कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। तो मेरे ख्याल में इनको तो वैसे तो सबको जरूरत है, लेकिन इनको तो ज़्यादा जरूरत है, और ये सेफ है। ओके। अनटिल अनलेस किसी को कोई इशू ऐसा होगा, कोई डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि आप नहीं लगवा सकते, लेकिन ऐसा कोई केस है नहीं। ओके। तो डायबिटिक पेशेंट, किडनी के पेशेंट, जितने पेशेंट हैं सबको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो तमाम लोग जो इन बीमारियों से लड़ रहे हैं वो ज़रूर हेपेटाइटिस के लिए भी वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि आपकी बॉडी में उसके लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत हो और वो लड़ सके उस बीमारी के अगेंस्ट भी, क्योंकि इम्यूनिटी आप लोगों की ऐसी होती है जो ज़्यादा यानी इन चीज़ों को वो कर सकती है, यानी उसकी वजह से टारगेट हो सकती है। सो डॉक्टर, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि स्क्रीनिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सो स्क्रीनिंग किस तरह से हो सकती है? कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो करवाने चाहिए, और कौन कौन से टेस्ट जो है जो आप बेस लाइन समझते हैं और रिकमेंड करते हैं? बेस लाइन में तो वैसे हम जब भी किसी पेशेंट को, जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, जिसकी पहले कोई सर्जरी हो चुकी है, खासतौर पर डेंटल या किसी भी तरह से, जी हमारे यहाँ मोस्ट कॉमनली, हाँ, हम इस पर भी बात करेंगे, ट्रांसमिशन पे भी बात करेंगे, किस तरह से ट्रांसमिट होती है ये। तो इनकी स्क्रीनिंग तो बहुत ज़रूरी है, स्क्रीनिंग सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्रीनिंग में सबसे पहले जो बेसिक टेस्ट है वो है हमारा LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट। वहाँ से हम देखते हैं कि हमारा ALT, वो कितनी है, जिसको SGPT पहले कहते थे, SGPT और AST वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। ओके। अगर अलामात हैं और आपका SGPT ALT लेवल बढ़ा हुआ है, फिर हम रिकमेंड करते हैं वेरी सिंपल, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और एंटी-HCV यानी हेपेटाइटिस सी की एंटीबॉडीज। ये दो बहुत आम टेस्ट हैं, अफोर्डेबल से B और C डिटेक्ट हो जाता होगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह पे हो रहा है। वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से भी ये शामिल है, जबरदस्त। लेकिन अगर आप आगा खान में भी जाएंगे, फ्री स्क्रीनिंग वहाँ पे भी है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये स्टेप लिया गया है। हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग टेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट भी फ्री है। जबरदस्त, किसी को ये दैट इज अमेजिंग लेनी के हेपेटाइटिस बी टेस्ट कॉस्ट ज़्यादा है, हाँ, जिनकी अगर वो कोई अफोर्ड कर सकता है वो कहीं से भी करवा ले, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जिना में सिविल में जितने भी सेटअप हैं, जितनी भी लैब्स हैं, बड़ी लैब्स, वहाँ पे फ्री ऑफ, और बहुत आसान टेस्ट हैं। अगर मरीज जा रहा है वहाँ पे वो सिंपली वो किसी डॉक्टर से पूछ ले कि मैंने कौन से टेस्ट करवाने, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और हेपेटाइटिस सी की एंटीबॉडीज, ये 2 हेपेटाइटिस हैं जिनको इजीली टेस्ट के जरिए डायग्नोज हो जाता है। उसके बाद फर्दर अगर वो टेस्ट हेपेटाइटिस बी ऐसी कोई पॉजिटिव आ रहा है तो फर्दर उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं PCR, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। PCR वो PCR इसलिए होता है कि ट्रीटमेंट कब शुरू करना है और किस नोये के ट्रीटमेंट को। ओके। डायग्नोसिस के लिए तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और एंटी-HCV ये बहुत आम टेस्ट हैं। उससे पहले हम LFT करते हैं ताकि हम देखते हैं कि हमारे लिवर के, हाँ, वो तो बिल्कुल बेसिक, आपको बिल्कुल आपको इजीली पता चल जाएगा अगर कोई INR, PTA, PTT, ये भी, और सीरम एल्बुमिन वगैरह, ये टेस्ट, AG रेशियो वगैरह, ये बेसलाइन टेस्ट हैं। और उसके साथ प्लस में हम जो हम नहीं करते वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हम देखते हैं कि हमारे अगर हेपेटाइटिस बी सी नहीं भी है, लेकिन अगर फैटी लिवर है, जिगर में
फैट्स ज़्यादा हो चुके हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हेपेटाइटिस बी और सी के बाद यही है, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। या फैटी लिवर जो है वो भी आगे जाके फैट जो है वो लिवर में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से लिवर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट फिर बाद में तो है ही नहीं बिल्कुल, पहले तो उसको मैनेज किया जा सकता है। तो अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस बी स्क्रीनिंग, ये बहुत बेसिक टेस्ट हैं जो कि करवाने चाहिए सबको करवाने चाहिए। लोग पूछते हैं किसको करवाना चाहिए, तो अलग टॉपिक है, जो सिक के बीमार हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं उन सबको करवाना चाहिए, और स्पेशली जो 18+ उनको तो लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि ये साइलेंट किलर है, पता नहीं होता, तो इसके स्क्रीनिंग सबके लिए मस्ट है। ओके, जिस तरह से डॉक्टर ने कहा, मैं भी ये ज़रूर कहूँगी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, वीनस टेलीविज़न के ज़रिए ये मैसेज देना चाहूँगी कि तमाम लोग, जितने भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, वो तमाम लोग ज़रूर अपना यानी टेस्ट ज़रूर करवाएं, स्क्रीनिंग प्रॉपर्ली करवाएं। और ये सारे टेस्ट, जिस तरह से डॉक्टर ने भी बताया कि सारे टेस्ट ईजीली करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक वाले टेस्ट नहीं हैं, ईजी टेस्ट होते हैं और फ्री में होते हैं, और हर जगह ये आप करवा सकते हैं। तो जो एक सहूलत आपके पास बहुत आसान और मुफ्त मौजूद है, इसको ज़रूर यानी यूटिलाइज़ करें, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। हम मज़ीद भी डॉक्टर से डिस्कशन करेंगे, इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, ट्रीटमेंट का क्या प्लान होता है, और साथ में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हार्म करती हैं, मज़ीद कौन सी डाइट होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मगर ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग योर फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। और आज बात हो रही है हेपेटाइटिस के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से, क्योंकि हम डॉक्टर्स ही और हमारे साथ अगर साथ देते हैं प्रॉपर्ली, आप शऊर और यानी आगही में आप हमारी हेल्प करते हैं, तो यकीनन हम इसके ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं और इसे ख़त्म कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार, जो कि हमें बता रहे थे कि इसकी स्क्रीनिंग किस तरह से होती है, कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। अब हम मज़ीद जानेंगे कि इसकी ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, किस तरह से ये बीमारी लगती कैसे, फैलती कैसे। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ बॉडी फ्लूइड या ब्लड एक इंसान से दूसरे इंसान से शेयर करने से होती है। ये तब तक नहीं हो सकती अगर हम खाना खा रहे हैं, किसी के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, इससे तो बिल्कुल नहीं होती। हेपेटाइटिस बी एंड सी आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इस तरह होती है जैसे लाइक हम शेव कर रहे हैं, जिसको हेपेटाइटिस बी या सी है, अगर उसने कोई रेजर या ब्लेड इस्तेमाल किया, उसको ब्लड लगे, वही अगर रेजर कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तो मोस्ट कॉमन 100% चांस है कि ये उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी। या फिर बॉडी फ्लूइड, या फिर मियाँ बीवी के अंदर कोई ताल्लुकात हो रहा है, सेक्सुअल, उसके ज़रिए भी ये हेपेटाइटिस सी जो वो मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस बी है, उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा फैलता है। ये मदर टू चाइल्ड फैलता है। हाँ, अगर प्रेगनेंट वुमेन है तो उसको भी हेपेटाइटिस बी उसके ज़रिए, जो उसके अंदर फीटस जो बच्चा है, उसको भी फैल सकता है। हेपेटाइटिस बी है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स उन्हीं से जा रहे हैं, उसके ज़रिए जा रहे हैं, तो उसके फ्लूइड्स उसके अंदर जा रहे हैं, मदर की फ्लूइड उसके अंदर जा रहे हैं, तो बेबी को भी चांस है फ्रॉम मदर कि शी कैन डेवलप हेपेटाइटिस बी फ्रॉम मदर। बॉडी फ्लूइड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए ये बहुत ज़्यादा। और पर्सनल चीज़ें तो कभी भी किसी से शेयर ना करेंगे, ऐसी चीज़ें हेपेटाइटिस बी हो चुका है, सी हो चुका है, उनका नेल कटर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो नाखून काटे हुए उनमें कोई ब्लड या कोई ऐसी चीज़ लग सकती है, किसी की कोई पर्सनल चीज़ आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, किसी की पर्सनल चीज़ उसके अंदर रेजर है, ब्लेड है, और स्पेशली फीमेल जो एयर पियर्सिंग कर रही होती है, या बिल्कुल ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, बहुत जरूरी, इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्योंकि हम लोग लोकली जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पे अवेयरनेस है वहाँ तो बिल्कुल, जहाँ अवेयरनेस नहीं है वहाँ क्या हो रहा है, एक ही जगह से लोग आ रहे हैं और एयर पियर्सिंग या नोज पियर्सिंग करवा रहे हैं। अब तो बॉडी पियर्सिंग भी हो रही है डिफरेंट जगह पर, और टैटूइंग हो रही है, तो उसकी वजह से भी आपका बहुत, तो ये जितने भी इस तरह की पियर्सिंग हो रही है, अगर वहाँ पे सेफ्टी मेजर तो आपको पता है नहीं है, जहाँ पे लोकल जगह बिल्कुल वहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा है हेपेटाइटिस बी और सी फैलने का, बल्कि हेपेटाइटिस ए भी वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। हेपेटाइटिस ए तो वैसे ओरली हम जो जंक फूड है या खराब चीज़ें खा रहे होते हैं, हेपेटाइटिस ए तो वो उनके जरिए होती है। ये जो ब्रेड वाली हेपेटाइटिस, ये सी और बी की बात कर रहा हूँ। हेपेटाइटिस ए मोस्ट कॉमनली कंटामिनेटेड फूड के जरिए या इस तरह की चीज़ों से हो रही है, जहाँ सफाई का ख्याल बिल्कुल नहीं हो रहा, खाने के जरिए, मुंह के जरिए, ओरली वो ट्रांसमिट हो रही है। हेपेटाइटिस बी एंड सी जो है वो बॉडी फ्लूइड या ब्लड के जरिए हो रही है। और जिनको हेपेटाइटिस बी हो चुका होगा, अगर क्रोनिक है, उनको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। ओके, हेपेटाइटिस डी सिंपल ये नहीं होता किसी को हेपेटाइटिस डी हो जाए, ओके, जब तक हेपेटाइटिस बी ना हो। तो मोस्ट कॉमनली हमें जो एहतियात करनी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, और स्पेशली जो है हमने
एयर पिर्सिंग, नोज पिर्सिंग, किसी तरह की पिर्सिंग वहाँ पे हमें एहतियात करनी है। मोस्ट कॉमन जो काज है स्प्रेड का वो जो है वो ब्लड। और डेंटिस्ट के बाद मोस्ट कॉमनली हम अमूमन या कान साहब या कहीं भी आप कहीं भी चले जाए पुल के नीचे दांतों की सफाई कर रहे होते हैं, कोई ना कोई प्रोसीजर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ये नहीं देखते कि वो चीज़ स्टेरिलाइज है या नहीं है। और बाकायदा सबको पता है कि वो स्टेरिलाइज नहीं है, वो एक ही चीज़ सबको यूज़ कर रहा है। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिस्पोजेबल नहीं है या स्टेरिलाइज नहीं है, वो आपको हेपेटाइटिस बी और सी करवाएगा, लाजमी करवाएगा। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी और सी जो फैल रही है वो अमूमन सैलून पे या इस तरह की। बिल्कुल, सैलून की अगर बात करें तो सिंपल एक टूल ब्लैक हेड रिमूव करने के लिए जो एक शख्स की इस्तेमाल किया जाता है, वही दूसरे के भी स्टेरिलाइजेशन का सिलसिला बहुत होना चाहिए। और इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत अहम पार्ट प्ले कर सकते हैं। अगर वो इन चीज़ों का ख्याल रखें तो हम डॉक्टर्स की काफ़ी हेल्प हो जाएगी और पेशेंट की ज़िंदगी बच जाएगी। अमूमन हम जो डायबिटीज़ की बात करते हैं या हेपेटाइटिस की, उसका मकसद ये होता है कि लाइफ की जो है कॉम्प्लिकेशन ख़त्म हो, लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए। एग्जैक्टली जब किसी हेपेटाइटिस हो गया, डायग्नोज नहीं हुआ, स्क्रीन भी नहीं हो रहा और वो कितने लोगों को करवा रहा है तो फिर उसकी लाइफ की जो क्वालिटी वो ख़त्म हो जाएगी। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेनटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी जगह से छोटे अगर आप एयर पिर्सिंग भी तो अच्छी जगह से करवाएं, स्पेशली डेंटिस्ट, एस्थेटिक में किसी बिल्कुल एग्जैक्टली तो ये जहाँ सैनिटाइजेशन का और स्टेरिलाइजेशन का डिस्पोजेबल चीज़ों का स्पेशल केयर हो वहाँ जाना चाहिए। और अब तो डॉक्टर्स भी अगर देखें तो डॉक्टर्स की भी लाइफ इतनी ज़्यादा हेक्टिक होती है, वो तो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली पेशेंट की सिरिंज लग रही होती है, सुई लग रही होती है आम जबान में कहें तो, और अगर वो आपकी भी प्रिक हो सकती है और अगर हो जाती तो आप भी रिस्क पर होते हैं। लाजमी इसमें ऐड करने वाली बात है कि अमूमन डॉक्टर या हमारे पैरामेडिकल स्टाफ जब भी हम हेपेटाइटिस सी और बी के पेशेंट देख रहे होते हैं, हम लोग सैंपल ले रहे होते हैं, शुगर चेक कर रहे होते हैं या कोई भी हम चीज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है हमारा, तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है और बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट हो रहा है और सुबह शाम बार बार हो रहा है, आईवी कैनुला कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है प्रिक होने का। तो डॉक्टर तो अपनी लाइफ मतलब रिस्क पे डाल के आपकी बिल्कुल आईवी ट्रीटमेंट ये सब, इवन दो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं या जो भी वहाँ काम कर रहे हैं जी तमाम हॉस्पिटल के अंदर, तो ये बहुत इनके जरिए हेपेटाइटिस बी और सी या हेपेटाइटिस पहले खतरा होता है। जब प्रिक हो जाए तो सबसे पहले जो जिसको भी हो रही है डॉक्टर स्टाफ जो भी वो अपना ब्लड टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि ब्लड टेस्ट करवाने से वो अर्ली डायग्नोज हो जाएगा और उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा उनको स्क्रीनिंग करने अपनी करवानी चाहिए। अच्छा, जैसे आपने बताया ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है वो तो बार बार कांटेक्ट हो रहा होता है, तो उनके लिए तो और उनकी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए भी वो करवा लेंगे तो बहुत रिलैक्स भी रहेंगे। तो आम लोगों को कितने टाइम में ये टेस्ट जो है वो करवाने चाहिए? वैसे तो हम लोग कहते हैं कि अगर आप एक बार करवा लिए और आपको अलामत नहीं है तो 2 साल 3 साल तक आप नहीं करवाएं तो भी कोई इशू नहीं है। ओके। लेकिन अगर आपको अलामत आ रही हैं, साइलेंट किलर भी है लेकिन कभी न कभी तो अलामत आए नहीं, जब आपको अलामत हैं और डॉक्टर कौन कौन सी अलामत ऐसी होती हैं जिस पर यानी बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है और अलर्ट होने की ज़रूरत है? वेरी सिंपल, हमारा जो लिवर है वो हमारा हजम के काम कर रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी ये है कि बाइल सीक्रेट कर रहा है, बाइल के जरिए वो जो है कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें उनको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प कर रहा है, लाइफ में एंजाइम है उससे वहाँ से आ रहा है। तो जब भी आपका हाजमा ख़राब हो जाए, स्पेशली जो हमारी जो लास्ट रिब है, यहाँ रिब के नीचे जो लिवर है, तो यहाँ पे उसको पेन ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेन, जलन, गैस वगैरह ये चीज़ें हैवीनेस फील होगी। खाना खा रहा, अभी भूख लग रही लेकिन थोड़ा खाना खाया तो ऐसा लग रहा है हैवीनेस होगी, खाना खाने का दिल ही नहीं कर रहा, नोजिया, वोमिटिंग। और जब खाना नहीं खाएगा तो बॉडी में वीकनेस, टांगों में दर्द, जिसम में कोई काम नहीं हो रहा, हाथ पाँव सुन्न हो रहे और जिसम में शरीर दर्द, थकावट हो रही है और नोजिया और वोमिटिंग वाली फीलिंग है। और आखिर में जाकर क्या होता है कि येलो ऑफ आई, येलो बॉडी जो है वो येलो हो रही है क्योंकि बिलिरुबिन की वजह से। सही, उसकी मिकदार बढ़ जाती है बॉडी में उसकी वजह से। और अगर खाना नहीं खाया जा रहा, पेट हैवीनेस है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है, जलन है और नोजिया, वोमिटिंग है और बॉडी वीकनेस, क्योंकि आप जब खाना नहीं खाएंगे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी। सही, वीकनेस, टांगों में शदीद दर्द, काम करने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा, ये सारी अलामात हैं जो अलर्ट कर रही होती है। एक शख्स है जो कह रहा है कि मुझे खाने खाने का दिल नहीं कर रहा, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, खाना खा रहा हजम नहीं हो रहा, वो अमूमन जो हो PPIs या ओमेप्राजोल या मेडिसिन ले रहे हैं, बिल्कुल वक्ती तौर पे फॉर अ शॉर्ट टाइम बीइंग। और ये डॉक्टर के सजेस्ट करनी या प्रिस्क्राइब करने वाली चीज़ें हैं, ये हरगिज़ ऐसी चीज़ नहीं है कि आप खुद जाएं और काउंटर पे मेडिसिन की डिमांड करें और वो यूज़ करना शुरू कर दें। उससे क्या होता है कि आपकी अगर अलामात कुछ बेहतर तो हो जाती हैं
लेकिन जो अलामात की जो बुनियाद है, किसी हेपेटाइटिस बी या सी कोई वायरस है, वो डायग्नोस नहीं होगा और वो यानी ये सिम्टम सिर्फ सिम्टम सप्रेस हो जाएंगे फॉर अ टाइम भी, ये लाइफ टाइम सिम्टम्स रहेंगी। वो ओमिप्राजोल या कोई भी इस तरह की मेडिसिन लेगा, वक्ती तौर पर 1 दिन 2 दिन को रिलीफ मिल जाएगा, फिर वो 2 दिन के बाद दोबारा वही मेडिसिन यूज़ करेगा। तो ऐसे तमाम पेशेंट जिनको खाना नहीं खाया जा रहा, सही जिसम में थकावट है और खाना, वो कहते हैं हम थोड़ा खाना खा रहे हैं, हमें नोजिया हो रहा है, हमें वोमिटिंग हो रही है, हमें जो खाना अंदर जा ही नहीं रहा, हर वक्त बुखार गैस में जो है वो इस तरह की चीज़ है, पेट में दर्द है, इनको लाजमी अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। ओके। और फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करके फ़ौरन करवानी चाहिए, टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि बहुत से क्वैक्स भी होते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता, तो पहले अपने डॉक्टर का, सही डॉक्टर का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर, आपने सिम्टम्स बहुत डिटेल में बताई और ये यकीनन बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं और बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। कुछ यानी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, जिसको अक्सर लोग शायद ये भी कहते हैं कि पीलिया था या हेपेटाइटिस, यानी इस तरह की चीज़ थी वो दिमाग पे चढ़ गई है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हेपेटाइटिस की जो कॉम्प्लिकेशन है बिल्कुल लेट स्टेज में इनकेफेलोपैथी कहते हैं। ओके। इसको होश हवास नहीं रहता, वो अनकॉन्शियस वाली फीलिंग होती है, ड्रोजीनेस हर वक्त नींद में रास्ता भूल जाएगा और उसको जो फोकस नहीं कर पाएगा। वो ऐसा नहीं है कि उसको कोई, वो कहते हैं ना कि साइकोथेरेपी उसमें चला गया, बल्कि ये हेपेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है। उसकी कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी जो है वो ड्राउजीनेस वाली फीलिंग आती है, कॉन्शियस लेवल डिस्टर्ब हो रहा होता है, अल्टर्ड हो रहा होता है। उसको ये भी नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है, वो जा रहा सीधा होगा लेकिन उसको वो कहीं और जा रहा होगा, तो वो रास्ता भूल रहा होगा। ये बिल्कुल एंड स्टेज जो है हेपेटाइटिस बी और सी की एंड स्टेज में, जब जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाए, लिवर बिल्कुल अपना काम करना छोड़ दे, फिर ये चीज़ होती है कि वो ड्राउजीनेस में चला जाता है और उसका तो फिर ऐसी जब देखें अब मेंटल सिम्टम्स आना शुरू होता है, इरिटेबिलिटी आ जाती है, ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, लोग भूल रहे होते हैं, फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं, तो लोग शायद दूसरी तरफ भी डाइवर्ट हो जाते हैं कि पीलिया झड़वाना है। और तो फिर आप ये बताएं, फिर ये केस किस तरह बिगड़ता है या फिर किस तरफ जाती है चीज़ें? तो बॉर्न बेबी देना, उसको जो 7 दिन के बाद जो ये जैसे ही बॉडी येलोनेस बजाय, उसको सनलाइट देने के, धूप दिलवाने को, जो डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि आप बेबी को जो है सुबह 6 बजे या फजर के बाद वाली धूप दिलवाएं, और बिल्कुल धूप दिलवानी, बार बार इसको कहा जाता है मदर फीड पे रखें। मदर फीड के जरिए भी जो बॉडी को न्यूट्रिएंट मिल रही होती हैं, उससे उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है। सही। वो चीज़ें करने के बजाय जैसे ही बच्चे को पीलिया की अलामात आती हैं तो हम फ़ौरन जो है किसी बाबा के पास जाते हैं और उनको कहते हैं पीलिया झड़वाना है, और 7 डेज तक हम या कुछ बांध देते हैं, इस तरह की चीज़ें। उससे ना तो बिलिरुबिन लेवल कम होगा, ना उससे बच्चे का पीलिया बेहतर होगा। होता क्या है कि पीलिया तो अमूमन 6 से 7 दिन में खुद ही बेहतर हो जाता है। जब खुद ही बेहतर हो जाता है 6-7 दिन के अंदर, तो वो सारा क्रेडिट शायद वो लोग ले लेते हैं, और जिनका नहीं ठीक होता, एक कॉन्सेप्ट दोबारा और ज़्यादा वो पकड़ लेता है, यानी स्ट्रांग हो जाता है कि इसकी वजह से हुआ है। कि जिनका ठीक नहीं होता वो फिर बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास NICU में आ रहे होते हैं बच्चे, और फोटोथेरेपी की नीड होती है। उस टाइम उनका डिस्ट्रेस कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है, वो बच्चा बहुत ज़्यादा ख़राब सिक विथ डायरिया विथ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के साथ बच्चा NICU में जब आ रहा होता है, अपना टाइम ज़ाया करने के बाद 2 से 3 दिन वहाँ लगाया, जब डायरिया एनर्जी लेवल बच्चे का बिल्कुल ख़त्म नहीं मिली। जिन बच्चों को फोटोथेरेपी डे 1 पे ज़रूरत है, उनको फोटोथेरेपी 12 दिन के बाद मिल रही है, उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो लोग ज़्यादा ख़राब हो रहे होते हैं, और जिनका सही होना होता है वो तो 3 से 4 दिन में खुद ही ठीक हो रहे होते हैं। इसका कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है कि कहीं जाके झड़वा दें, कहीं जाके पीलिया खुद ही ठीक। अगर इस तरह होता तो फिर शायद इस तरह के केसेस हमारे पास इस तरह ना आते। सही। और अगर हम बात करें कि जो कॉमन मिथ्स पाई जाती हैं, ये मिथ्स ही थी जो हम लोगों ने डिस्कस की, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो पहले से, एक तो होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता, कॉन्शियस ही नहीं होते, ये कुछ होते हैं वो इतने ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होते हैं कि गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं, ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, तो फिर मुझे ये डिज़ीज़ होगी। तो आपके पास जब इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉमन मिथ्स क्या लेकर आते हैं? कॉमन मिथ उनके पास यही होती है कि मुझे तो पहली बात तो ये है कि मेरे पास तो कोई अलामत नहीं है, मुझे तो हेपेटाइटिस बी सी हो ही नहीं सकता। ओके। फर्स्ट कॉमन थिंग ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं बाहर का खाना नहीं खा रहा तो मुझे हेपेटाइटिस बी सी क्यों होगा, मैं तो ड्रग यूज़ नहीं करता। ये सारी मिथ्स हैं, इन मिथ्स से हमने बचना है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी सी किसी को भी हो सकता है, ये साइलेंट किलर है, आपको नहीं पता कि वो किसको हो रहा है। दूसरा अमूमन हेपेटाइटिस ए की बात करो, हेपेटाइटिस ए में ये चीज़ आ रही होती है कि गन्ने का जूस पीने से ये बेहतर हो जाता है। गन्ने का जूस बहुत अच्छा है, बेहतर हो जाता है, लेकिन गन्ने का जूस जहाँ बन रहा है वहाँ इतनी कंटेमिनेशन होती है वहाँ पर ज़्यादा है कि वो जितने भी जरासीम उसके जो पहले नहीं थे उसके अंदर, वो जब जूस पी रहा होता है अपने ओरल के जरिए सारे जरासीम वो लेके जा रहे हैं, तो वो हेपेटाइटिस ए जो वजह सही होने की और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा।
ये भी एक मिथ है। तो हम क्या कर सकते हैं डॉक्टर? देखें, जब गन्ने का जूस जो होता है वो रखते हैं जिस जगह पर, वो उसको देखकर फिर पीने का तो दिल नहीं चाहता, लेकिन हमें ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, तो हम इसको कंज्यूम किस तरह कर सकते हैं? देखिए, आप गन्ने खा लें, जो अक्सर हम देखते हैं घर में, वो भी घर में जाके गन्ना आप ले लें, घर में जाके वॉश करके वो खा लें। जूस भी तो जब आप ये उसका जो है हम सॉलिड चीज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसका तो जो लिक्विड है जूस वो भी हाँ, तो फाइबर के साथ लेंगे। हाँ, फाइबर की कंडीशन में वो भी मिल रहा होता है। इसके जरिए हम ये कर सकते हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स वो ज़्यादा हेल्पफुल है, आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। इस तरह नहीं है कि गन्ने का मौसम भी नहीं है और आप गन्ने के जूस के लिए भाग रहे होते हैं। अल्लाह ने जितने फ्रूट रखे हैं अपने मौसम के हिसाब से उनको इस्तेमाल करें, सही। उससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। अच्छा, क्या वाकई सिट्रस फ्रूट जो होते हैं वो ऐसी कंडीशन में हेल्प आउट ज़्यादा करते हैं? सिट्रस फ्रूट आर मोस्ट हेल्पफुल ओके, इन दिस कंडीशन, लेकिन जो उस मौसम में अवेलेबल है और वो लाइक अगर कोई अभी इस सीज़न में अगर हम बात करें, किसी को हेपेटाइटिस डायग्नोस हुआ है या फिर पीलिया डायग्नोस हुआ है, तो वो क्या आम इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, आम को कुछ नहीं है, लेकिन जब तक उसका अगर उसको वोमिटिंग नोजिया चीज़ें नहीं है, तो अगर नोजिया है, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा है और डायरिया वगैरह है, उस कंडीशन में तो उसकी सिम्टम्स बढ़ जाएंगी। अनटिल अनलेस उसकी सिम्टम्स बेहतर हो जाए, अपने आप को वो हाइड्रेट करें। सबसे पहली चीज़ है मोस्ट कॉमनली हाइड्रेशन, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है। हाइड्रेशन करें और उसकी अगर अलामात बेहतर हैं तो कोई भी फ्रूट वगैरह इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फ्रूट इस्तेमाल करना है सॉलिड फॉर्म में, नॉट इन जूस फॉर्म में। जूस फॉर्म में जो है उसकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं होती जब वो हेपेटाइटिस बी सी में जा रहा होता है। ओके, इसकी वजह से। ओके। सो नाजरीन, यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यू आर वाचिंग योर फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ, और ब्रेक से पहले बात हो रही थी हेपेटाइटिस पर। सो डॉक्टर, आप क्या कहेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर हम समझें फर्स्ट स्टेप पे क्या ज़रूरी है? इलाज ज़्यादा ज़रूरी है, यानी शऊर ज़्यादा ज़रूरी है, तशखीस ज़्यादा ज़रूरी है? नंबर 1 पे तो शऊर ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, शऊर होगा तो वो टेस्ट की तरफ भी जाएगा, स्क्रीनिंग की तरफ भी जाएगा, स्क्रीन में अगर डायग्नोज होता है तो इलाज की तरफ भी जाएगा। लेकिन अगर शऊर नहीं होगा, अगर वो मान भी नहीं रहा कि बेटा बीसी कोई चीज़ है, मेरे लिए कितना नुकसान है, मेरा पूरा जो है जिस्म जो है वो आउट ऑफ वर्किंग में चला जाएगा, तो इसके लिए शऊर ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस घर के बड़े फर्द को करे, घर के बड़े फर्द से लेकर स्कूल में पढ़ने वाले, मस्जिद में पढ़ने वाले तमाम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबर 1 प्रायोरिटी अवेयरनेस यानी शऊर है। उसके बाद स्क्रीनिंग यानी डायग्नोसिंग वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तशखीस। और नंबर 3 पे इलाज अगर ज़रूरत है तो। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन नंबर 1 पे शऊर, अवेयरनेस। इसीलिए अवेयरनेस कैंप भी लगाए जाते हैं और इसीलिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। हम यहाँ जो है इस प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि घर में बैठे जो अफराद है वहाँ तक भी हमारी अवेयरनेस उन तक पहुँच जाए। सही, तो अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। और क्या हर शख्स को ही, अगर हेपेटाइटिस की अगर बात करें, तो क्या हर शख्स को ही दवा की ज़रूरत होती है, या सम टाइम्स कुछ ऐसे माइल्ड केसेस में सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करके भी लाइफ को बेहतर किया जा सकता है? देखिए, जब हम हेपेटाइटिस बी अमूमन या सी डायग्नोज होता है, उसके बाद हम लोग टेस्ट करते हैं पीसीआर। ओके, पीसीआर हमें गाइड करता है कि इनको इलाज की ज़रूरत है, या कई बार ऐसा होता है कि हेपेटाइटिस बी एंटीजन तो पॉजिटिव होती है, लेकिन वो अंदर जाके जिस तरह सो जाता है ना, वो जिस्म को हर्ट नहीं कर रहा होता। ओके। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप उनको छेड़ोगे तो और ज़्यादा आपको तंग करेंगे। तो जब तक वो अपने विंडो पीरियड होता है, वो कुछ नुकसान नहीं दे रहा, सो हेपेटाइटिस बी जाके अंदर जाके एक जगह बैठ गया, आपको तंग नहीं कर रहा, ओके, 1 साल 2 साल 3 साल जितने टाइम तक बैठा हुआ है, उनको ट्रीटमेंट करने की, उनको क्योर करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, अनलेस उनका पीसीआर हम बार बार कर रहे होते हैं, 6 महीने हम उसको बार बार उसको ओपीडी में फॉलोअप में बुला रहे होते हैं। कई लोग तो बेहतर है कि पेशेंट्स जाएं जब डॉक्टर उनको बुलाएं। पेशेंट को कई बार ऐसा होता है, अगर उन्हें कहते हैं कि अभी आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, वो लोग दोबारा आते ही नहीं है। उसमें क्या होता है कि हमें नहीं पता वो कितने टाइम तक सो रहा होगा, खामोश कितने टाइम तक वो साइलेंट रहने वाला है। तो जब तक आपकी इम्यूनिटी है, अच्छी है, वो आपको नुकसान नहीं दे रहा, सही, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं हो। लेकिन हेपेटाइटिस सी में ऐसा नहीं है। अगर सी में अगर एंटीबॉडीज बन गई हैं, पीसीआर में आ चुका है, तो 3 महीने या 6 महीने की मेडिसिन हम देते हैं। कई पीसीआर पे डिपेंड करता है कि 3 महीने या 6 महीने, उसके बाद डिसाइड करते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी के मामले में इस तरह है, अगर वो कई बार मेडिसिन की जरूरत नहीं भी होती, सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी डाइट चेंज, अपनी अच्छी खुराक के जरिए वो आप उसे मैनेज कर सकते हैं, अगर वो पीसीआर में अगर वो एक्टिव नहीं है। इसी तरह हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ए में ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, ट्रीटमेंट की जरूरत कभी कभी नहीं भी होती, वो खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन कंटामिनेटेड फूड और पॉल्यूटेड फूड,
इस तरह की जो भी यानी सफ़ाई निस्फ़े ईमान पर अमल करना होता है, और ये कॉन्सेप्ट जो लोगों के माइंड में होता है ना, जितना गलीज़ उतना लजीज, उससे बहुत पीछे रहना होता है। जी बिल्कुल। तो वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, वहाँ पे हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट चेंज की ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्पाइसी फूड जितने भी हैं वो आपकी लिवर की फैट्स को बढ़ा रहे होते हैं। व्हाट कोल्ड ड्रिंक्स? इंक्लूडिंग कोल्ड ड्रिंक, इंक्लूडिंग ऑल बेकरी आइटम्स। ओके। व्हाई ओनली कोल्ड ड्रिंक? इंक्लूडिंग केक जो है, जो बड़े शौक से हैप्पी बर्थडे कर रहे होते हैं, इतने केक्स हैं, लेकिन बर्थडे तो एक बार आती है, लेकिन साल में एक बार तो, लेकिन इतनी ज़्यादा आ रही है कि रोज़ कितनी कितनी बर्थडे हम काट रहे होते हैं। वहाँ हमें एहतियात करनी है, स्पेशली ऑयली फूड जो भी हैं, बेकरी आइटम जितने भी हैं, वो लिवर के अंदर भी फैट्स बढ़ा रहे हैं। अगर लिवर के अंदर फैट्स बढ़ता रहेगा तो फैटी लिवर हो जाएगा। फैटी लिवर होगा तो वो भी जाके लिवर जिगर से, हाँ, वो आपकी लिवर को बर्डनाइज करेगा। क्या कहते हैं डॉक्टर, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए? हो गया वो, इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं हम। ओके। अच्छा, अगर हेपेटाइटिस एक इंसान होता तो आप उसे क्या कहते हैं? मगरमच्छ। क्या कहते हैं? मगरमच्छ। मगरमच्छ कहते हैं। ओके। मरीज की सबसे अजीब या दिलचस्प गूगल सर्च क्या होती है? हेपेटाइटिस सी का इलाज, घर बैठे हेपेटाइटिस सी का इलाज। सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाली हेपेटाइटिस की अलामत कौन सी होती है, जो लोग इग्नोर कर देते हैं? वो सिम्टम वजन का कम होना, भूख करना लगना। ओके। एक चीज़ जो आप हर क्लिनिक में लाजमी देखना चाहेंगे? आई गेस सफाई। I will go with you, सफाई। क्या कभी किसी मरीज़ ने आपको ज़िंदगी का नया नज़रिया सिखाया है? कई जाते हैं जो सबक दे के चले जाते हैं, हमें अपनी प्रैक्टिस भी चेंज करनी पड़ जाती है। ओके। अगर आपको 10 सेकंड में पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम देना हो, जो कि हम लेने वाले हैं थोड़ी देर में, तो वो क्या पैगाम क्या होगा? सफाई निस्फ़े ईमान है। ओके। मरीज़ों का कौन सा जुमला आपको अक्सर हैरान कर देता है? साहब, ये दवाई मैं घर से लेकर आया हूँ। ओके। अगर आप हेपेटाइटिस पर फिल्म बनाएं तो उसका नाम क्या रखेंगे? हेपेटोलॉजिस्ट। ओके। डॉक्टर के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एम्पैथी या एक्यूरेसी? बहुत हैं, लेकिन ज़्यादा सिम्पली करेगा तो फिर मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। ओके। एम्पैथ भी बनना होता है और फिर हकीकत से आगाह भी करना होता है। सो आप क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के एंड में, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे तमाम देखने वालों को? वेरी सिंपल मैसेज है कि एक तो बाय बर्थ जो भी आपकी वैक्सीनेशन है वो लाजमी करवाएं, और 18 साल के ऊपर जितने लोग भी हैं उनको ज़िंदगी में एक बार तो लाजमी अपने हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग लाजमी करवानी चाहिए। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो है सफाई का ख्याल रखना है। कंटामिनेटेड फूड, ख़राब खाने जो बाहर से हम खा रहे होते हैं, उनसे बिल्कुल एहतियात करनी है। किसी की भी पर्सनल चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, चाहे वो नेल कटर हो, चाहे वो सीजर हो, कोई भी चीज़ हो, प्लेट हो, वो आपकी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। अपनी सफाई का ख्याल रखें, अपने आप को हेपेटाइटिस बी सी से बचाएं, अपने घर वालों को उनसे बचाएं, और सेहतमंद रहें, जितने भी उन सबको बचाएं। क्योंकि अगर आप हेपेटाइटिस सी या बी कैरी कर रहे हैं तो आप पूरी दुनिया में किसी को भी आप करवा सकते हैं। आप एटम बम लेके घूम रहे हैं, आप कैरियर हैं, इसको ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह आगे जाके ये हमारा जो टारगेट है 2028 तक बिल्कुल ख़त्म हो जाए हेपेटाइटिस पूरे पाकिस्तान से। ये तभी, अभी तो हम बहुत दूर हैं। अगर कोई कहे कि हम उसके करीब जा रहे हैं, शायद मुझे नहीं, अगर हम बहुत करीब है, लेकिन अगर हम आज से नियत कर लें, अपनी स्क्रीनिंग करवा लें, प्रिवेंटिव मेथड्स यूज़ कर लें, तो बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह उससे उसको हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर, थैंक यू सो मच अगेन। आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और बहुत सारी जो मिथ्स थी, बहुत सारी नॉलेज थी जो कि आवाम तक पहुंचनी चाहिए थी, वो आपने पहुंचाई। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग। सो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि हेपेटाइटिस के हवाले से अवेयरनेस दे सकें। हमने अपना पार्ट प्ले करने की पूरी कोशिश की है। अब आपसे ताउन की उम्मीद है कि आप भी अवेयरनेस क्रिएट करने में और प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अपने तमाम लोगों को, साथियों को, दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू के बारे में मालूम हो, और इसकी ट्रांसमिशन किस तरह से होती है ये भी मालूम हो, ताकि वो इन बीमारियों से बच सकें और जो लोग इसके कैरियर बन रहे हैं वो भी उसको स्टॉप कर सकें। इसके लिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और ये साइलेंट किलर ज़रूर है मगर ये लाइलाज नहीं है, तो उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं बल्कि इस पर काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए माहिर के साथ। तो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट डॉक्टर स्मेरा अल्ताफ़ को दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।